नमस्कार साथियों। आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है उत्तराखंड में गोरखा साम्राज्य। तो गोरखा साम्राज्य यहाँ 1790 से 1815 में रहा है। 1790 में कुमाऊं में गोरखा साम्राज्य शुरू हो गया था और 1804 में गढ़वाल में। तो कुमाऊं में लगभग 25 वर्ष और गढ़वाल में 10.5 वर्ष गोरखाओं ने अपना शासन किया है। 1788 से 1790 के बीच कुमाऊं का राजा दोबारा से महेंद्र चंद्र बन चुका है और यह यहाँ की स्थानीय जनता पर तरह तरह के नए कर लगा रहा है, जिससे जनता असंतुष्ट है। दरबार में अत्यधिक षड्यंत्र हो रहे हैं, आपसी कलह है और राज्य की स्थिति अत्यधिक कमज़ोर है। राजा के पास खजाना नहीं है, सैन्य शक्ति एकदम कमज़ोर हो चुकी है और दरबार का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वह है हर्षदेव जोशी। तो 1778 से 1790 जब 2 साल के कार्यकाल में महेंद्र चंद यहाँ पर राजा बन रहे हैं, तो हर्षदेव जोशी यह अल्मोड़ा दरबार से भाग जाते हैं और यह पवार राजवंश में जा रही हैं। यहाँ से पवार राजवंश में भी वही स्थिति है, षड्यंत्र हैं, आपसी कलह है और वहाँ के राजा का जो सौतेला भाई है वह स्वयं राजा बनना चाहता है, तो वहाँ भी षड्यंत्र हो रहे हैं। तो हर्षदेव जोशी को पवार राज दरबार में भी रहने नहीं दिया जाता। तो हर्षदेव जोशी यहाँ से चले गए, यहाँ से भागकर अब ये पहुँच रहे हैं बरेली। बरेली में यह सरदार मिर्ज़ा मेहदी अली बेग की शरण में जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो यह हर्षदेव जोशी, जिन्हें कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जा सकता है, उसके बाद यह नेपाल की राजा रण बहादुर शाह के साथ एक समझौता करते हैं। तो अंतिम रूप से हर्षदेव जोशी को यहाँ सफलता मिल रही है। यह समझौता इस प्रकार से है क्योंकि हर्षदेव जोशी अल्मोड़ा की राजनीति और राजनीतिक जो परिस्थिति हैं, भौगोलिक परिस्थिति हैं, उनसे भली भांति परिचित है। तो हर्षदेव जोशी रण बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने पर और कुमाऊं को विजित करने पर सहायता देगा और बदले में जो गोरखा हैं अर्थात जो नेपाल के राजा हैं वह हर्षदेव जोशी को अल्मोड़ा का राजा बनाएंगे। तो दोनों के मध्य यह एक समझौता हो जाता है और समझौता के तहत गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। अब गोरखों ने यह जो आक्रमण किया जनवरी 1790 में किया और यह आक्रमण 2 तरफा किया गया। इस आक्रमण का नेतृत्व हस्तीदल चौतरिया को मिला। साथ ही जो सेना नायक थे या काजी थे 3 सहयोगी, वह हैं जगजीत पांडे, अमर थापा और शूरवीर सिंह थापा। तो इन चारों ने यहाँ पर आक्रमण किया। आक्रमण 2 रास्तों से हो रहा है। एक आक्रमण हो रहा है गंगोली होते हुए और अल्मोड़ा आना है, दूसरा काली कुमाऊं अर्थात चंपावत होते हुए और दोनों ही सेनाओं को अपना युद्ध जीतते हुए अल्मोड़ा पर विजय प्राप्त करनी है। तो गोरखाओं ने 2 तरफा आक्रमण किया। जब अल्मोड़ा में राजा महेंद्र चंद को यह सूचना मिलती है तो वह इस आक्रमण का प्रतिरोध या सामना करने के लिए सेना की टुकड़ी भेजता है। तो यह सेना की टुकड़ी भी 2 लोगों के नेतृत्व में गई। तो यह अपने चाचा लाल सिंह के नेतृत्व में काली कुमाऊं में एक सेना को भेज रहा है और खुद गंगोली हाट पर गोरखाओं के आक्रमण का सामना कर रहा है। तो जब आक्रमण हुआ तो जो पिथौरागढ़ शाखा से या गंगोली हाट से जो आक्रमण हुआ, यहाँ पर स्वयं राजा महेंद्र चंद के द्वारा सेना की कमान संभाली गई और यहाँ पर महेंद्र चंद को सफलता भी प्राप्त हो गई। गोरखा यहाँ पर हारे। लेकिन दूसरी तरफ काली कुमाऊं में जो सेना है गोरखा सेना से लड़ रहे हैं इनके चाचा लाल सिंह और यह युद्ध कटोलगढ़ में हुआ, जहाँ पर चंद सेना हार गई और 200 सैनिकों का विभत्स कत्लेआम किया गया। तो जब महेंद्र चंद यहाँ से जीतने के बाद अपने चाचा की मदद करने जा रहे हैं और उन्हें कटोलगढ़ की हार की सूचना मिलती है तो वह कोटाबाग अर्थात तराई की ओर भाग जाते हैं और लाल सिंह पहले ही ये भी रुद्रपुर की ओर भाग कर आ गए। तो दोनों ही राजा और जो दीवान है लाल सिंह, यह दोनों भागकर तराई पर आ गए और इस प्रकार से अल्मोड़ा पर चंदों का साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसके बाद मार्चलास यानी चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को अल्मोड़ा के चौमहल में गोरखाओं के द्वारा प्रवेश किया गया और मदद की गई हर्षदेव जोशी के द्वारा। तो इस प्रकार पूरे
अल्मोड़ा में साम्राज्य हो गया है अब गोरखाओं का, और चंद साम्राज्य का यहाँ पर अंत हो जाता है 1790 में। इसके बाद ये हिस्सा तो हम पूरा देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं गोरखा और गढ़वाल के अभियान की। तो हर्षदेव जोशी फिर गोरखाओं की मदद कर रहा है और 1791 में गोरखा आक्रमण कर रहे हैं गढ़वाल पर, और यह आक्रमण लंगूरगढ़ के रास्ते किया गया। यह लंगूरगढ़ का घेरा गोरखाओं ने डाला, परंतु गोरखाओं को यहाँ हार का सामना करना पड़ा, सफलता नहीं मिली। लेकिन गोरखा यहाँ पर हार के बावजूद भी निराश नहीं है। लेकिन इसी बीच एक घटना घट रही है, और यह है कि नेपाल या का पर आक्रमण कर दिया गया चीन के द्वारा। तो नेपाल इस स्थिति में नहीं था कि वह चीन से और यहाँ पर गोरखा दोनों गढ़वाल दोनों से एक साथ लड़ सके। तो यहाँ पर लंगूरगढ़ का घेरा वापस मतलब उठा लिया गया और सेना को वापस नेपाल बुला लिया गया, ताकि नेपाल चीन का सामना कर सके। तो 1791 का यह जो गोरखाओं का आक्रमण रहा, यह असफल रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पर पंवार शासकों को नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान कैसे? पहला तो उन्हें युद्ध की क्षतिपूर्ति या हर साल कुछ पैसा देना पड़ा, तो लगभग 3000 वार्षिक इस तरह से कुछ अमाउंट था। इसके अलावा अपनी सेना में उन्हें एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए तैयार होना पड़ा। साथ में जो नेपाल से लोग आया करते थे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन पर, वह लोग भी इन्हीं गढ़वाल के दरबार पर आश्रित थे। तो इस प्रकार आर्थिक स्थिति गढ़वाल की अत्यधिक कमजोर होती रही। इसी बीच जब चीन का संकट निपट गया तो 1804 में दूसरा अभियान किया गया नेपाल के द्वारा, जिसमें गोरखा सफल हो रहे हैं। इस सफलता के 3 कारण हैं। पहला तो दरबार में अत्यधिक षड्यंत्र है, गुटबंदी है, राजा अत्यधिक कमजोर है और राजा यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर है कि राजा को आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय है। और तीसरा महत्वपूर्ण ये था कि 1803 में गढ़वाल में भयानक भूकंप आया, तो इस कारण पूरा जान माल की लगभग 70-75% तक वहां पर मकानों की क्षतिग्रस्त हुई, 60-70% तक लोग मारे गए। तो गढ़वाल का जो पंवार वंश था वह पूरी तरह से कमजोर हो गया और इस बात का फायदा उठाया गोरखाओं ने और गोरखा यहाँ पर जीत गए। इसके बाद ये हिस्सा हमारा यहाँ का हो चुका है पूरा। यहाँ जब 1790 में हस्तिदल चौतरिया को कुमाऊं का प्रशासक बनाया गया और अमर थापा को सौंपकर वह वापस नेपाल आ गए हैं। यहाँ पर जो राजा हैं वह राजा रण बहादुर शाह हैं, जो कि केवल 15 साल आयु है, और अमर थापा का सहयोग दे रहे हैं यहाँ पर जगजीत पांडे। और तो इस प्रकार यहाँ दोबारा जब आक्रमण हुआ 1791 गोरखा हार गए, लेकिन 1804 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूरे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। अब बात करते हैं गोरखा प्रशासन की। तो गोरखा जो राजा हैं वह नेपाल से यहाँ पर शासन किया करते थे। गोरखाओं का शासन पूरी तरह से सैन्य शासन पर आधारित था। 1790 में रण बहादुर शाह शासक हैं। उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल को प्रांत मानकर यहाँ का शासन राजा द्वारा नियुक्त सामंत या जो भी गवर्नर होता था उसके द्वारा किया जाता था, जिसको सूबा और सूबेदार कहा गया। तो यहाँ का जो शासन था वह पूरी तरह से शोषण पर आधारित था और राज्य से गोरखाओं को कई प्रकार से आमदनी होती थी। जैसे जो भी व्यक्ति टैक्स नहीं दे पाता था उस व्यक्ति को दास बना लिया जाता और उसके बाद उसे हरिद्वार के दास बाजार में जाकर बेच दिया जाता, या कई व्यक्तियों को गोरखा अपने साथ नेपाल ले गए अपने घर का कार्य कराने के लिए। दूसरा, यहाँ के लोगों से बेगार कराई जाती। बेगार मतलब निःशुल्क उनसे कार्य कराया जाता, निःशुल्क में उनसे राशन वगैरह चीजें ले ली जाती और बदले में उनको उसका भुगतान नहीं किया जाता। तीसरा, यहाँ पर उन्होंने अत्यधिक कर लगाए। जिस अनुपात में सेना होती उसी अनुपात में कर की मात्रा भी बढ़ती जाती। उनका उद्देश्य किसानों का भला करना नहीं, केवल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना था। दूसरा, यहाँ सूबा की सहायता के लिए जो यहाँ का कुमाऊं का प्रशासक या इनका प्रशासक था, मुख्य वह सूबा या सूबेदार कहलाता था। इसकी सहायता के लिए
नायब सूबेदार होता था जो कि प्रशासनिक कार्यों को देखता था, और फौजदार तथा काजी हुआ करते थे। फौजदार सरदार और काजी सैनिक अधिकारी का पद हुआ करता था। ये सभी अधिकारी अपने कार्यों को कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य जरूरी कार्य भी कर सकते थे। नेक्स्ट, इन अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के बाहर जाने पर जिनको ये कार्य सौंपे जाते थे उस पद का नाम विचारी कहलाता था। इसके अतिरिक्त जो सबसे नीचे पद हैं वह डिस्टा या डिड्डा या विचारी कहलाते थे। तो ज्यादातर इन्होंने चंद्रवंशी या दीवान जैसा ही, जो इनका सुब्बा है यह चंद्रवंश के दीवान जैसा पद है, उसके नीचे नायब सुब्बा है, फिर फौजदार हैं, फौजदार के बाद काजी या बख्शी हैं जो कि सैनिक अधिकारी हैं, और नीचे सबसे अंतिम स्तर पर दिस्टा या डिड्डा नामक पद यहाँ पर इन्होंने बनाए। गोरखा प्रशासकों की बात करें तो जो केंद्रीय प्रशासक थे तो सबसे पहले जो यहाँ पर बनाए गए हैं वो हस्तीदल चौतरिया हैं, उसके बाद जोगा मल्ला शाह, ये यहाँ के पहले सुब्बा हैं, और उन्होंने अधिकतम कर प्राप्ति के लिए यहाँ पर सबसे पहले भू प्रबंध कराया। तो गोरखाओं का पहला भू प्रबंध कुमाऊं में 1791-92 के लगभग कराया गया। उसके बाद दूसरे जो सुब्बा यहाँ पर आ रहे हैं वो हैं काजी नर शाही, जिनकी सहायता करने के लिए रामदत्त शाही और कालू पांडे को नियुक्त किया गया। इनके समय की एक घटना है जो नरसाही का मंगल या मंगलवार रात्रि हत्याकांड कहलाता है। यह सूर, सरीरा और बारा मंडल क्षेत्र में जो बाहर के लोग आए हुए थे, बसे थे, उनकी हत्या की गई। इस क्षेत्र के जो लोग थे यह भाड़े के सैनिक थे तथा पैसा लेकर किसी की भी हत्या कर सकते थे। तो इन गोरखा लोगों को लगा कि यह भविष्य में इनके खिलाफ जा सकते हैं, तो इन नगर कोटी लोगों की इनके द्वारा हत्या कर दी गई। इन नगर कोटी लोगों की पहचान यह थी कि यह लंबी चोटियां रखा करते थे। तो उस रात अचानक गोरखा सेना के द्वारा, यानी जो मंगलवार की यह रात थी, अचानक इन पर आक्रमण किया गया और इनका सामूहिक कत्लेआम किया गया। उसके बाद तीसरे जो मिल रहे हैं यह अजब सिंह थापा हैं। यह भी एक निरंकुश शासक हैं। इन्होंने एक नया कर लगाया और इस कर को वसूल करने का जो कार्य किया करते थे, जिनको ग्राम प्रधान जो है यहाँ के, या उनको कमीण कहा जाता था। तो जब गांव के लोगों और इन कमीणों के द्वारा मना किया गया कि हम इस नए टैक्स को नहीं वसूल कर पाएंगे, तो इन्होंने सिर्फ यह कहा कि आप इसको वसूलना कैसे है या एक बार इसके बारे में समझ लीजिए। तो इन्होंने इन 1500 ग्राम प्रधानों को अपने यहाँ बुलाया और उसके बाद इन सबका सामूहिक नरसंहार कर दिया गया, सिर्फ यह बताने के लिए कि अगर भविष्य में कोई भी गोरखाओं की आज्ञा का पालन नहीं करेगा या उनके खिलाफ जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ऋतुध्वज थापा आते हैं और उसके बाद पांचवें हैं बमशाह चौतरिया, जो कि 1806 में प्रशासक बने और 1815 तक यानी अंग्रेजी शासन तक यहाँ के प्रशासक बने रहे। इसी प्रकार कुमाऊं का हो गया। गढ़वाल की बात करें तो 1804 में श्रीनगर और उसके बाद देहरादून इन्होंने जीत लिया। यह शासन दोनों में ही गोरखियाली कहलाता है। गोरखियाली अर्थात जो गोरखाओं के द्वारा यहाँ अत्याचार या शोषण किया गया। इस देहरादून में पंजाब से जो आक्रमणकारी आते थे वह आक्रमण करते और लूटपाट मचाते, या सहारनपुर से भी आकर लूटपाट करते। तो इस कारण दून घाटी वीरान हो गई। तो यहाँ पर हस्तीदल चौतरिया को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इन आक्रमणकारियों को साफ संदेश दिया कि अगर उनके यहाँ आक्रमण यानी दून घाटी में आक्रमण हुआ और एक भी व्यक्ति मारा गया तो वह बदले में उनका पूरा एक गांव जला देंगे। तो इस कारण यहाँ इस दून घाटी में शांति व्यवस्था स्थापित हुई और इस हस्तीदल चौतरिया के हस्तक्षेप या शासन के बाद यहाँ पर चहल पहल स्थापित हुई। गोरखा प्रशासन केंद्रीय तो हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हम परगने की प्रशासन की बात करें तो परगने का जो प्रमुख है वह फौजदार कहलाता है, जिसको मुख्यतः सैनिक कार्य करने होते थे, साथ अन्य सभी कार्यों को भी करना पड़ता था। नेक्स्ट, यह गोरखे हिंदू और मंगेलों की मिश्रित नस्ल थी जो कि अत्यधिक वीर और साहसी या निडर हुआ करते थे, जो कि युद्ध प्रिय थे तथा यह युद्ध भूमि से वापस लौटने वालों में नहीं थे। सैन्य प्रशासन की बात करें तो इन्होंने सेना में ब्राह्मणों के अलावा सभी जातियों को शामिल किया। यह ब्राह्मणों को भरोसे के लायक नहीं समझते थे। इनका युद्ध में जो मुख्य हथियार था वह खुखरी था, जो कि 1 फीट का होता था और यह नेवार जाति के लोहारों के द्वारा बनाया जाता था, जिसका निर्माण केंद्र था गढ़ीनगर। तो ये जो गढ़ीनगर है यह खुखरी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा यह युद्ध में तलवार, छुरी, लमछड़,
खाड़ा, भुजाली या छोटी छोटी तोपों का भी प्रयोग किया करते थे। शुरुआत में तो ये इन्होंने अपनी पारंपरिक वेशभूषा को ही पहना, लेकिन बाद में अंग्रेजों के आने के बाद ये उनकी जैसी पोशाक या ओहदों की नकल करने लगे। उनके सैनिकों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जागरिया या जागचा और ढागरिया या ढाकचा। जागरिया ऐसे सैनिक थे जो सेना में कार्यरत थे और इनको 1 साल के बाद 2 साल के लिए सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। जब ये 2 साल के लिए सेवानिवृत्त हो जाते थे तो इनको ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। इनकी सेना 2 प्रकार की थी, एक स्थायी जिसमें गोरखा लोग होते थे और दूसरी अस्थायी सेना जिसमें युद्ध के समय अन्य लोगों को शामिल किया जाता था। वेतन की बात करें तो सामान्यतः है जो सेना को कर रहित भूमिदान दिया जाता था, लेकिन युद्ध काल में वेतन के रूप में भी या मुद्रा के रूप में भी वेतन दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। गोरखा प्रशासन में हम इनका टैक्सेशन देखते हैं। तो चंदों के समय जो 36 रकम 32 कलम चल रही थी, तो उनमें से इन्होंने कुछ तो पहले नए कर लगाए और इसमें से कुछ पुराने करों को इन्होंने बहाल रखा। इन्होंने एक नया कर लगाया। यह जो कर है यह कुशी है और ब्राह्मणों पर लगाया गया। इससे पहले चंद या पंवार या अन्य राजवंशों पर ब्राह्मणों पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता था। यह कर 13 जूला या 200 नाली से अधिक भूमि वाले ब्राह्मणों पर लगाया जाता था और प्रति मवासा यह 5 रुपए था। यह कर लगाए जाने का कारण यह था कि जो ब्राह्मण है वह यहाँ पर उन्हें यह राजनीतिक अशांति का जनक समझते थे और उनके अनुसार मतलब अगर ब्राह्मण विद्रोह करते तो उनके ऊपर कुछ ही कर लगाया जाता, लेकिन अगर ब्राह्मण शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे तो उनसे यह कर नहीं लिया जाता था। लेकिन माना अगर 10 साल बाद उन्होंने विद्रोह किया तो 10 साल तक का पूरा पैसा इनसे वसूला जाता। इसके अलावा स्त्रियों के छत पर जाने पर भी गोरखाओं के द्वारा कर लगाया गया। इसका कारण यह था कि गोरखा वीर और साहसी थे, लेकिन वह स्वयं को चरित्रहीन कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो जब भी ये जहाँ से भी इनकी सेना या लश्कर निकला करता था तो वहाँ पर अगर स्त्रियां छत पर या पेड़ों पर हुआ करती थी। आज भी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो महिलाओं को लूट बनाने या पेड़ वगैरह घास काटने पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। तो उस समय भी ऐसी स्थिति थी, तो महिलाओं को छत पर चढ़ने या ऊंचाई पर चढ़ने पर इन्होंने कर लगाया था ताकि इनको यहाँ की स्थानीय जनता चरित्रहीन ना समझे। इसके अलावा अन्य कर भी लगाए गए थे, जैसे पुगाड़ी जो कि भूमि कर था। यह कर सैनिकों के वेतन के लिए लगाया गया था। सलामी जो कि नजराना के रूप में लिया जाने वाला कर था। टीका भेंट यह शुभ अवसरों जैसे विवाह आदि के अवसर पर शासन को दिया जाने वाला कर था। तिमारी यह फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना दिया जाने कर था, जिसका पालन कम होता था। पगड़ी जो कि संपत्ति हस्तांतरण में संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा शासन को दिया जाने वाला कर था। मांगा कर की बात करें तो यह युद्ध काल में प्रत्येक नौजवान पर 1 रुपए का कर लिया जाता था। सोनिया फागुन यह उत्सवों के जैसे जो गोरखाओं के उत्सव हुआ करते थे उस पर यह आम जनता से खर्च लिया करते थे इस टैक्स को, जो कि जनरली बकरे या भैंसे के रूप में होता था। इसके अतिरिक्त तान या टानकर अर्थात कपड़ा, तो जो हिमालय के जो भोटिया बुनकर वगैरह हैं या अन्य बुनकर हैं उनसे लिया जाने वाला यह कर था। मिझारी यह शिल्प कर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। मरु यह पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। रहता, गोरखों के अत्याचार से कई लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, तो उन लोगों से लिया जाने वाला कर था जो गांव छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। इसके अतिरिक्त बहता यह छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था। तो मरु हो गया, रहता, बहता। इसके बाद घी कर यह दुधारू पशुओं से लिया जाता था, मुख्यतः घी के रूप में। मौकर यह प्रति परिवार 2 रुपए लिया जाने वाला कर था। इसके अतिरिक्त मिलता है अधनी दफ्तरी, यह जमींदारों से लिया जाने वाला कर था जो कि राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए लिया जाता था। जानिया सुनिया यह राज कर्मचारियों से अगर राजस्व के विषय में कोई भी जानकारी लेनी होती थी तो यह कर आम जनता को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त गोबर या पुछिया कर का भी उल्लेख गोरखाओं के शासनकाल में मिलता है।
गोरखों की न्याय प्रणाली की अगर हम बात करें तो 1790 से 1815 तक इनका यहाँ शासन है। यहाँ प्रांतों में जो न्याय है वो सूबा या सूबेदार, सेना कमांडर या अन्य सेना अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। अन्य सेना अधिकारी जैसे जज या न्यायाधीश, जिसको विचारी कहा जाता था। तो प्रांतों में इन सब पदों के माध्यम से न्याय दिया जाता था। न्याय जो था वो कठोर था, अंधविश्वासों पर आधारित था, अव्यवस्थित था, अवैज्ञानिक तरीकों पर था, यानी न्याय करने का कोई भी निश्चित विधान नहीं था। यहाँ जब भी कोर्ट में वादी और प्रतिवादी दोनों आते थे तो जज या अन्य न्यायकर्ता, यानी जो जज, विचारी और अन्य न्यायकर्ता, सभा में शामिल अन्य लोग, तो न्याय किया जाएगा तो इसके लिए वादी और परिवादी की परीक्षा ली जाती थी, गवाह वगैरह शामिल होते थे और इन दोनों को हरिवंश की पोथी की शपथ लेनी पड़ती थी। हरिवंश की पोथी अर्थात महाभारत का एक भाग, तो उसकी शपथ लेकर यह लोग मुकदमे की सुनवाई आगे शुरू करते थे। यहाँ पर दिव्य की बात की गई है, तो यह जो दिव्य है तो यहाँ गवाह या प्रत्यक्ष जब दर्शी नहीं होता था तो वादी और प्रतिवादी की दिव्य परीक्षा ली जाती थी। जैसे गोला दिव्य या गोला दीप, इसमें क्या था कि वादी और प्रतिवादी दोनों को हाथ में गर्म लोहे की छड़ पकड़कर चलना पड़ता था। तो जो भी व्यक्ति, एक निश्चित दूरी तय करनी पड़ती थी, जिस व्यक्ति का भी हाथ जल जाता या वह पहले छड़ को छोड़ देता तो वह व्यक्ति गुनहगार माना जाता, दूसरा व्यक्ति निर्दोष। कढ़ाई द्वीप, इसमें वादी प्रतिवादी जो भी थे उनको गर्म तेल, खौलते तेल में हाथ डालना पड़ता था, जिसका हाथ जल जाता वह व्यक्ति दोषी था। तराजू द्वीप, अगर यहाँ पर वादी और प्रतिवादी दोनों को पत्थरों से तोला जाता और शाम सुबह तोला जाता था, उन पत्थरों को अलग रख देते। उसके बाद कुछ समय बाद जब दोबारा उनको तोला जाता, अगर व्यक्ति का वजन ज्यादा है, यानी वह पहले दिन के वजन से ज्यादा है, तो यानी उसका वजन अधिक हो गया तो वह व्यक्ति निर्दोष है, और अगर उसका वजन कम हो गया है तो उस व्यक्ति को गुनहगार या दोषी मान लिया जाता और सजा दी जाती। इसके अतिरिक्त तीर का दीप या बौकटिया दीप, घात का दीप, काली हल्दी का दीप भी प्रचलित थे। काली हल्दी यानी जहर, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति सजा के लिए लाया जाता उसे काली हल्दी खाने को दी जाती। अगर वह बच जाता तो यहाँ तो अगर वह व्यक्ति बच जाता था तो उसको निर्दोष मान लिया जाता, और अगर वह व्यक्ति मर गया तो दोषी मान लिया जाता था। ऐसे ही तीर का दीप, यहाँ पर दोनों ही वादी और प्रतिवादी के पक्ष के बच्चों को, जिनको तैरना नहीं आता था, तो ऐसे व्यक्तियों को पानी में डुबाया जाता और दोनों ही पक्ष से एक एक व्यक्ति एक तीर छोड़ा जाता, उस तीर को पकड़ने दौड़ते। तो जो व्यक्ति उस तीर को लेकर आ जाता और तब तक अगर वह बच्चा जल में डूबने से बच जाता तो उस व्यक्ति को निर्दोष मान लिया जाता था। इसके अलावा घात का दीप, तो यहाँ जो किया जाता था इसमें घात के दीप में दोनों, ये आज भी उत्तराखंड में यह प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर दोनों ही वादी प्रतिवादी या जो भी विवाद की वस्तु होती है उसको मंदिर में रख दिया जाता, और जो व्यक्ति अपने आप को निर्दोष समझता उस वस्तु को उठा लेता। अब अगर उस व्यक्ति के घर अगले 6 माह में कोई भी बुरी घटना घटती या कोई भी दैवीय आपदा उस पर आती तो उस व्यक्ति को दोषी मान लिया जाता था। इसके अतिरिक्त बौकटिया द्वीप, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको तैरना नहीं आता पानी में डुबा दिया जाता। जो व्यक्ति अधिक देर तक पानी में बचा रहता वह उस पक्ष निर्दोष मान लिया जाता था। इसके अतिरिक्त दीवानी मामलों में पंचायत में कागज की पर्ची का प्रयोग किया था, जिसको हम लॉटरी प्रकार कर सकते हैं, या इसी प्रकार से मंदिर में पर्चियां रखी जाती और पुजारी उस पर्ची को उठाता था। तो पुजारी जिस पर्ची को उठा लेता जिसमें उसका नाम होता, जिस व्यक्ति का, वह व्यक्ति निर्दोष होता और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर दोषी बनता था। तो यहाँ गोरखा काल में अपराधियों को कठोर दंड देने का विधान था। आर्थिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के दंड दिए जाते थे, और सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड था, जो कि गोरखाओं में एक सामान्य सी बात थी। इसके अतिरिक्त चोरों के अंग काट दिए जाते थे। मृत्युदंड का अपराधी भारी अर्थदंड देकर मृत्युदंड से मुक्त भी हो सकता था। राजद्रोह या गोहत्या बड़े अपराध थे जिसके लिए सजा मृत्युदंड थी।
इसके अतिरिक्त दंड विधान में जो स्त्रियां थीं, टैक्स में भी हमने पढ़ा है, उनका छत पर जाना वर्जित था। अगर वह छत पर चली जाती तो उनको आर्थिक दंड दिया जाता था। देशद्रोह पर मौत की सजा थी। अगर हत्या हो रही है, ब्राह्मण हत्या कर रहा है तो उसको देश निकाला दिया जाता था। अन्य के लिए अलग नियम थे। और सूली पर चढ़ाना गोरखाओं के समय में एक सामान्य सी बात थी। अब हम गोरखा साम्राज्य या आंग्ल गोरखा संबंध की जो संघर्ष है उसकी बात करते हैं। 1814, 15 और 16 में जो हुआ, तो इस समय नेपाल में भीमसेन थापा जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यह विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं और यह तराई में गोरखपुर के लगभग 200 गांवों पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इस क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार मानती है। इसके बाद उनके द्वारा बुटवल पर भी अधिकार कर लिया गया। तो जो तात्कालिक कारण था दोनों के मध्य संघर्ष का, यानी गोरखा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष का, वह था बुटवल पर अधिकार करना। तो यह दोनों जो प्रदेश थे अंग्रेजी शासित प्रदेश थे और इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार मानती थी। जबकि भीमसेन थापा जो गोरखा साम्राज्य था, उनका मानना था कि संपूर्ण तराई पर गोरखाओं का अधिकार है। तो इस प्रकार 1814 तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पत्र व्यवहार किया गया गोरखाओं के साथ कि आप हमारे क्षेत्र छोड़ दीजिए। लेकिन गोरखाओं ने उनका कोई भी जवाब देना पसंद नहीं किया और शांति की जगह युद्ध की नीति अपनाई। तो 1814 में गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड हेस्टिंग बन गए हैं और वह गोरखाओं के विरुद्ध एक चौतरफा युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अर्थात कुछ सैनिकों को लिया और उन सैनिकों को 4 भागों में बांट दिया। ये युद्ध जो थे पूरे पश्चिम में जो किया गया था, सबसे पश्चिम हिमाचल प्रदेश के हिस्से से यह मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने किया, जो कि हिमाचल के नाहन या शेष भाग को जीत रहे हैं। यही एकमात्र सफल रहे, बाकी तीनों को सफलता नहीं मिली। तो शुरुआत बाद में यह देहरादून, श्रीनगर और अल्मोड़ा तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं। तो एक सेना मेजर जनरल ऑक्टरलेनी के नेतृत्व में थी, एक मेजर जनरल मौर्य के नेतृत्व में थी और यह इनको अधिकार करना था गोरखाओं की राजधानी काठमांडू पर। तो यहाँ पर शुरू में अंग्रेजी सेना को हार मिली, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना जीत रही है। एक सेना को गोरखपुर में आक्रमण करना था, ये मेजर JS वुड के नेतृत्व में होना था, यहाँ भी सफलता नहीं मिली। उत्तराखंड के संदर्भ में मोस्ट इंपोर्टेंट है जो दूसरा आक्रमण था, यह देहरादून के रास्ते किया गया और यह आक्रमण हुआ है मेजर जनरल रोलो जेलेस्पी। तो ये सबसे पहला हमला हुआ और यह जो हमला हुआ यह खलंगा या नाला पानी के किले पर हुआ। ये नाला पानी का एक अस्थायी किला था जो कि गोरखा सेनापति बलभद्र थापा ने बनाया था और यह इन गोरखा सैनिकों की वीरता का प्रतीक है। तो अपनी से एक बड़ी सेना को इन्होंने शामिल नहीं होने दिया। बाद में इस अस्थायी किले को पानी की सप्लाई रोककर अंग्रेजों ने जीता था। तो इसमें अंग्रेजों को शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा और जिलेस्पी की मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना यहाँ जीत रही है और गोरखा सेनापति बलभद्र थापा की वीरता से अंग्रेज इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने 2 स्मारक बनाए, एक जिलेस्पी और दूसरा बलभद्र थापा के सम्मान में। तो पहले ये जो स्मारक बनाए गए हैं ये रिस्पना नदी के किनारे बनाए गए हैं और इनको यहाँ नाला पानी का किला है या खलंगा। खलंगा का अर्थ होता है गोरखा भाषा में सैन्य शिविर। तो 2 स्मारक हैं, पहला जिलेस्पी और अंग्रेज सैनिकों की वीरता के प्रदर्शन में और दूसरा बलभद्र थापा और गोरखा सेना। तो ये हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का भाग है और ये उत्तर प्रदेश का और ये बिहार का। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर रालो जेलेस्पी वाला हिस्सा और मेजर ऑक्टरलोनी जो बाद में श्रीनगर अल्मोड़ा तक अधिकार कर रहे हैं। तो ये ऑक्टरलोनी की जो सेना है ये जीतती हुई पूर्व की ओर बढ़ रही है, नाहन पर आक्रमण कर रही है, फिर देहरादून को जीत रही है, अंत में श्रीनगर तक इन्होंने जीत लिया। दूसरी तरफ हम अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर गोरखा सेना जो है वो चामू भंडारी के नेतृत्व में है और अंग्रेज यहाँ पर ई गार्डनर और कर्नल निकोलसन 2 योग्य सेनापति हैं। दोनों के मध्य युद्ध हो रहा है, सेनाएं कई भागों में बांटी गई और अंत में आकर अल्मोड़ा को जब अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया तो 27 अप्रैल 1815 को चामू भंडारी और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हो रही है।
यह संधि करने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पर चामू भंडारी, बमशाह सुब्बा और जशमदन थापा। तो यह संधि कुमाऊं की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 27 अप्रैल 1815 को हुई। और इस प्रकार गोरखाओं का इस दिन यहाँ कुमाऊं से अधिकार समाप्त हो गया और इसी दिन अंग्रेजों ने कुमाऊं पर या उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। इसके बाद संगौली की संधि हो रही है। यह संगौली बिहार में है और यह 1815 में संधि हुई, लेकिन अंग्रेजों की संधि को गोरखाओं ने मानने से मना कर दिया। उसके बाद 1816 में जब गोरखे अंतिम रूप से पराजित हुए तो उन्होंने इस संगौली की संधि की पुष्टि कर दी। तो ये जो संधि हो रही है, एक तरफ है चामू भंडारी, बमशाह और जसमदन थापा, दूसरी तरफ ई गार्डनर, और 27 अप्रैल 1815 को यह संधि हुई है। इसके बाद गोरखा शासन यहाँ पर कुमाऊं में और गढ़वाल में समाप्त हो गया और अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ, लेकिन बंगाल गवर्नर के सीधे शासन में रखकर इसको गैर विनियमित क्षेत्र घोषित कर दिया। तो गैर विनियमित क्षेत्र का अर्थ यह है कि ऐसे क्षेत्र जिसके लिए नियम कानूनों की आवश्यकता जरूरी नहीं है या गैर आईनी क्षेत्र। तो इसे हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार ई गार्डनर को कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया, जो कि लगभग 11 माह का यहाँ पर कार्यकाल है। और जो वास्तविक गवर्नर बाद में दूसरे बने वो ट्रेल बने, जो शुरुआत में ई गार्डनर के सहायक हैं और 11 माह बाद यहाँ पर दूसरे कुमाऊं के कमिश्नर बने। इसी प्रकार 2/12/1815 को गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडशॉ के मध्य एक संधि हो रही है बमशाह के प्रयासों पर, जिसको थापा दल मानने से मना कर रहा है। 2 दिसंबर के पश्चात गजराज मिश्र ने पुनः इस संधि को मानने के लिए मना कर दिया। तो नेपाल पर ओक्टालोनी के द्वारा आक्रमण किया गया और अंततः गोरखा हारे और संधि की पुष्टि की गई। और 4 मार्च 1816 को नेपाल के राजा द्वारा संधि पत्र की पुष्टि कर दी गई। और इस प्रकार जो संगौली की संधि 1815 में हुई, लेकिन पुष्टि उसकी 1816 में की गई। तो यहाँ कुछ दोनों के मध्य सीमाओं का निर्धारण किया गया, जैसे पूर्व में तिस्ता और कुछ अन्य नदियों को, और जो बीच की पट्टी है वह सिक्किम के राजा को दे दी गई। और वहाँ तिस्ता नदी और वाला जो क्षेत्र था, इसके पश्चिम का पूरा भाग नेपाल को मिला और अवध का कुछ क्षेत्र अवध के राजा को दे दिया गया। हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला, सीमांकन किया गया। इसके अलावा जो काठमांडू में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखा गया और यहाँ कुमाऊं और नेपाल के मध्य की सीमा काली नदी मानी गई। काठमांडू में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ा और 1816 में ई गार्डनर यहाँ से चले गए हैं और वह अब नेपाल में पहले रेजिडेंट या पहले वहाँ के प्रशासक बने और ट्रेल कुमाऊं के पहले कमिश्नर बने। कुमाऊं में दूसरे कमिश्नर हो गए ट्रेल। इसके अलावा अंग्रेज गोरखाओं की वीरता से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। इसके बाद छोटा सा हिस्सा हम और देखते हैं, इसे हमें विस्तार से आगे देखना है। लेकिन कुमाऊं में जो था, यहाँ 1815 में केवल एक जिला बनाया गया, अल्मोड़ा, और दूसरा हिस्सा जो गढ़वाल था, एक ब्रिटिश गढ़वाल बनाया गया जिसे कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन किया गया। इसके अलावा टिहरी रियासत बनाई गई जो कि अलकनंदा के पश्चिम में थी, क्योंकि राजा सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी उस संधि की अनुसार वह मुआवजा नहीं दे पाए, तो टिहरी रियासत जिसमें उत्तरकाशी का हिस्सा आया। तो ये जो टिहरी रियासत है हमें पूरा अलग से पढ़ना है। और एक अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई जिसके प्रारंभ में कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा ही यह कार्यभार देखा गया। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा समाप्त होता है और ये जो हिस्सा है हमें आगे उत्तराखंड में अंग्रेजी साम्राज्य में हमें एक बार विस्तार से पढ़ना है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।